नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे नगर पालिका भर्ती परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण नगर पालिका एक्ट 2009 है उसके बारे में। हमने कुछ धाराओं के बारे में देख लिया था। पिछली क्लासों में हमने बात की थी कुछ धाराओं के बारे में। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखने वाले आगे की कुछ धाराओं के बारे में। हमने लगभग 37 धाराओं के बारे में देखा था। कुछ धाराएं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009। नगर पालिका अधिनियम 2009 हमने बात की थी कि इसका प्रारंभ हुआ था 11 सितंबर 2009 को। राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर किए, उसके बाद ये लागू हुआ। इसके अंदर कुल 344 धाराएं हैं जिनको 17 अध्यायों में बांटा गया है। 6 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई है। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है। हम उसी नगर पालिका अधिनियम को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया था कि जितने अध्याय या 17 अध्याय इसके अंदर है उनके टाइटल्स क्या क्या है उनको हमने याद करने का प्रयास किया था। आशा करता हूं आपको वो याद होंगे। फिर हमने बात की थी धाराओं के बारे में। पहला अध्याय हमने देखा जिसमें 2 धाराएं थी। फिर हमने दूसरा अध्याय जिसका नाम था नगर पालिका का गठन एवं शासन, जिसमें धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक है और धारा 3 से धारा 37 तक हमने पढ़ ली है। आज हम बात करेंगे धारा 38 से लेकर के आगे की कुछ धाराओं के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ धाराओं के बारे में। हमने धारा 37 तक देख ली थी। धारा 37 में हमने पढ़ा था कि पद की शपथ के बारे में। धारा 37 में हमने देखा था कि जो अध्यक्ष है वो पद की शपथ कब लेंगे, किनके सामने लेंगे, वो हमारी बातें इसमें करने वाले हैं। तो 36 तक धाराएं हमने अच्छी तरह से देख ली थी, लगभग हमने देख ली थी 37 तक धाराएं। तो आज हम आगे की धाराओं के बारे में बात करेंगे। 37 में क्या लिखा हुआ है, 38 में क्या है, 39 में क्या है, तो वो धाराएं आज हम देखने वाले हैं। तो धारा 37 से हम आज के क्लास सेशन को प्रारंभ करते हैं। धारा 37। धारा 36 में हमने देखा था कि कुछ जो अयोग्यताएं हैं उनको लेखबद्ध कारणों से राज्य सरकार कम कर सकती है, उस समयावधि को कम कर सकती है, उनके बारे में हमने देखा। आज हम देखेंगे धारा 37 में। तो धारा 37 का टाइटल है पद की शपथ। वैसे हमने इसके बारे में कल देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं। पद की शपथ, पद की शपथ के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो इसको हम आज समझेंगे किस प्रकार से शपथ ले सकते हैं। अध्यक्ष है वो शपथ किसके सामने लेगा या कौन शपथ दिलवाएगा, वो हम इसमें देखते हैं। तो शपथ की बात है। शपथ देखो, पहली बात तो लेनी कब है ना, लेनी कब है। तो देखो, जिस दिन नगर पालिका में उस अध्यक्ष का निर्वाचन होता है उस निर्वाचन के 1 माह के भीतर भीतर ये शपथ उसको लेनी है। तो शपथ लेने की समयावधि कितनी है, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समयावधि कि कितनी समय में शपथ लेनी जरूरी है। समयावधि है 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर या 1 माह के अंदर, 1 महीने में, यानी कि जिस दिन निर्वाचन हो जाता है उसके 1 माह के अंदर अंदर उसको क्या लेना है, तो शपथ लेनी है। इसके शपथ का जो प्रारूप है हम आगे अनुसूचियां देखेंगे, उनमें इसका जो प्रारूप दिया गया है। फिर बात आती है कि शपथ दिलवाएगा कौन। तो शपथ दिलवाएगा जिला कलेक्टर। कौन दिलवाएगा, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर खुद दिलवा सकता है या जिला कलेक्टर अथवा उसके द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, अथवा उनके द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, किसी प्राधिकृत, यानी कि किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दे दें कि आप शपथ दिलवाएंगे, तो उस प्राधिकृत अधिकारी के सम्मुख, अधिकारी के सम्मुख वो क्या करेंगे, तो शपथ लेंगे। फिर बात करते हैं शपथ में। हमने देखा कि ये समय कितना है, 1 माह। अब क्या होता है, कई बार जैसे यदि कोई व्यक्ति जो पद के लिए चयनित हो गया है उसके ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई भी आरोप लगा हुआ है, पहले ऐसा आरोप जो अपनी इस अयोग्यता जिसके कारण वो अयोग्य घोषित न हो, और ऐसा कोई आरोप है यानी कि कोई विचाराधीन है, उस पर कोई मामला पुराना,
विचाराधीन है, तो उस व्यक्ति के लिए इसमें कुछ समय दिया जा सकता है कि जब वो उस जो मामला उस पर चल रहा है उस पर यदि वो बरी हो जाता है, यदि उस पर दोषी नहीं माना जाता है, तो व्यक्ति शपथ लेगा। कितने दिनों के लिए लेगा, तो वो उसमें आगे छूट दी जा सकती है, कुछ समय अवधि में उसको क्या दी छूट दे जा सकती है। यदि कोई राजनीतिक कोई कैदी है, यदि राजनीतिक यदि कोई बंदी है, उसको उसके लिए भी समय अवधि में छूट है। तो इसमें समय अवधि के लिए छूट दी गई। 3 व्यक्ति इसके अंदर बताए गए, कौन कौन से हैं, तो एक तो विचाराधीन कैदी, विचाराधीन कैदी यानी जिस पर अभी तक कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। जब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है और दोष सिद्ध न हो, यदि उसमें बरी हो जाए, दोष सिद्ध न हो, वो निर्दोषी न हो कहलाए, उसके बाद वो शपथ लेगा। फिर इसके अंदर एक व्यक्ति बताया गया है राजनीतिक बंदी। राजनीतिक बंदी जैसे कैसे आप समझ सकते हो कि कोई भी हड़ताल वगैरह हुई या किसी को जन आंदोलन ऐसा हुआ जिसके अंदर सामूहिक लोगों ने अपने खुद को यानी कि गिरफ्तार करवा लिया हो, उस कोई भी चीज आंदोलन को लेकर के यदि कोई व्यक्ति जैसे उसने खुद को गिरफ्तार करवाया हो, गिरफ्तारियां दी हो अपने खुद ने, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी इसमें क्या है, छूट दी गई है। और इसके अंदर कुछ और व्यक्ति, इसमें सीधा इतना लिखा है कि कोई भी निषद व्यक्ति, निषद यानी जी को अब शपथ नहीं ले सकता किसी कारणवश, तो वो व्यक्ति इनमें क्या, इन तीनों के लिए क्या दी गई है, समय अवधि में छूट दी गई है। समय अवधि में छूट दी जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि किन लोगों को समय अवधि में छूट दी जा सकती है, तो एक तो कोई विचाराधीन कैदी हो, कोई एक राजनीतिक बंदी हो, या कोई क्या हो, निषद व्यक्ति हो जो अभी शपथ नहीं ले सकता किसी कारणवश, उसके लिए क्या दी गई है, छूट दी गई है। बाकी जो नॉर्मल जो है क्या इसमें लिखा हुआ कि जो 1 माह के भीतर भीतर उनको शपथ लेनी पड़ेगी। यदि वो 1 माह के अंदर अंदर शपथ नहीं लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये आप इसके बारे में हम आगे एक अध्याय, एक धारा है उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि इनके साथ क्या होगा बाद में, वो बाद की बातें। तो ये है धारा 37 की बात, जिसमें पद की शपथ के बारे में बताया गया है कि शपथ कौन लेगा, कब लेगा, कौन दिलवाएगा, ये सारी बात इसके अंदर है। आशा करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी, आपने लिख भी लिया होगा। तो अब देखते हैं धारा 38 के बारे में। 37 में हमने देख लिया, साथ में क्या लेनी है, शपथ लेनी है। आप ऐसे ला सकते हो, साथ में क्या है, शपथ के बारे में चर्चा है, तो साथ में शपथ लेंगे। अब देखते हैं धारा 38 के बारे में। तो धारा 38, तो धारा 38 देखो शब्द से कुछ आपको रिलेट होता होगा कि 38 मतलब अड़ना तो नहीं है, अड़ना नहीं है। किसके लिए नहीं अड़ना है, वो देखो इसमें लिखा गया धारा 38 में त्याग पत्र, किसके बारे में दिया गया है, त्याग पत्र के बारे में, कि कोई व्यक्ति त्याग पत्र किसको देगा। जैसे यदि उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है या वो कार्यकाल से पहले यदि त्याग पत्र देता है किसी कारणवश, तो वो उस त्याग पत्र के बारे में बात है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अड़ना नहीं है, त्याग पत्र दे देना। ऐसा नहीं करना कि जी मेरा तो कार्यकाल तो पूरा हो गया है लेकिन फिर भी मैं आगे अड़ा रहूंगा, मैं आगे त्याग पत्र नहीं दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। क्या कर देना, अपना यदि समय काल आपका पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। समय अवधि से पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं किसी भी कारणवश, या तो वो अयोग्य घोषित हो गया हो, या वो किसी जैसे नगर पालिका में भी सदस्य है, इधर वो एमएलए बन गया, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकता। पदेन सदस्य रहेगा, लेकिन नगर पालिका का सदस्य जो निर्वाचित सदस्य है वो एमएलए एमपी यदि बन जाता है तो उसको अपने इस एक पद से क्या देनी पड़ेगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा पद को, तभी वो दूसरे पद पर जा सकता है। पदेन सदस्य अलग होते हैं, निर्वाचित अलग होते हैं, हमने ये बातें की थी। तो त्याग पत्र यानी कि अड़ना नहीं है, त्याग पत्र दे देना है। त्याग पत्र देगा किसको, तो जो सदस्य हैं, जो भी सदस्य हैं वो त्याग पत्र देंगे उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। फिर बात करें उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा।
अब अध्यक्ष किसको देगा, तो जो शपथ दिलवाएगा उसी को त्याग पत्र देगा, मतलब अध्यक्ष किसको देगा, तो जिला कलेक्टर के को त्याग पत्र देता है। लेकिन धारा 38 के अंदर इन दोनों के त्याग पत्र के बारे में चर्चा की गई है। सदस्य त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष त्याग पत्र देगा अध्यक्ष को। इन दोनों के त्याग पत्र की यहाँ पे बात की गई है, इन दोनों को आप याद रख सकते हो। सदस्य उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। आप इस हायरार्की को याद रख सकते हो इस प्रकार से, ऐसा डायग्राम बना लो ताकि आपको चीजें याद हो जाए। सबसे ऊपर कौन होता है, तो सबसे ऊपर आप कहोगे जी अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष काम करेगा और इन सब के नीचे कौन होंगे, तो सदस्य होंगे। बस इसी हायरार्की क्रम में क्या करना है इनको, तो त्याग पत्र देना। कैसे, तो ये जो सदस्य है ये तो त्याग पत्र देंगे उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष त्याग पत्र देगा अध्यक्ष को, और अध्यक्ष देगा जो जिसने इसको शपथ दिलवाई है, मतलब जिला कलेक्टर महोदय, उनको ये त्याग पत्र देगा। लेकिन धारा 38 के अंदर इन दोनों के त्याग पत्र की बात की गई है। सदस्य उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। अड़ना नहीं, ये क्या कर देना है, त्याग पत्र दे देना। धारा 37 में हमने शपथ के बारे में पढ़ा, धारा 38 में हमने त्याग पत्र के बारे में पढ़ा। हाँ, अब बात करेंगे कि त्याग पत्र नहीं देता है तो क्या कहानी हो जाती है, सदस्यों को हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, किस कब हटाया जाता है, क्यों हटाया जाता है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो त्याग पत्र तो सेल्फ अपने आप त्याग पत्र देता है। हटाना, दूसरा कोई व्यक्ति उनको हटा दिया तो वो अयोग्य घोषित हो गया हो या उसके साथ कोई और घटनाएं घट गई हो तो वो क्या होगा, उसको हटाया जाएगा। तो धारा 38 में त्याग पत्र के बारे में है। सदस्य उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। हायरार्की क्रम आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक, वरना इसको लिख लो, लिखा हुआ जल्दी याद रहता है। अब देखते हैं आगे धारा 39 के बारे में। धारा 37 में लिखा है शपथ, धारा 38 में लिखा है अड़ना नहीं है, त्याग पत्र दे देना। और धारा 39, धारा 39, तो धारा 39 में लिखा गया है सदस्यों को हटाया जाना। सदस्यों को हटाया जाना, क्यों हटाया जाएगा, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। 4-5 कारण इसके अंदर लिखे गए हैं जिन कारणों के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है। पहला तो वही व्यक्ति जिसने 3 माह तक को बिना सूचना के अनुपस्थिति है वो, यानी कि बिना सूचना के उसके ने अवकाश ले रखा है, उसकी किसी लिखित सूचना नहीं दी गई है और वो व्यक्ति अभी तक पद पर अनुपस्थित है। कितने महीनों में, 3 महीने तक यदि कोई व्यक्ति या कोई सदस्य, सदस्यों की बात चल रही है, तो 3 माह तक यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसको हटा दिया जाएगा, उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। कारणों में पहला लिखो 3 माह तक अनुपस्थित, 3 माह तक अनुपस्थित। यदि कोई व्यक्ति या कोई सदस्य 3 माह तक अनुपस्थित होता है बिना सूचना के। एक होता है अवकाश, अवकाश कहते हैं लिखित छुट्टी को, लिखित छुट्टी को अवकाश कहते हैं, और अलिखित या असूचित छुट्टी को क्या कहते हैं, अनुपस्थिति कहते हैं। ये आप ध्यान में रख लेना, अनुपस्थित और अवकाश में फर्क होता है। अवकाश तो लिखित सूचना दी जाती है अवकाश के लिए, और अनुपस्थिति किसी अन्य कारणों से कर सकते हैं जो जिसके सूचित नहीं किया गया वो क्या कहलाएगी, अनुपस्थिति कहलाएगी। तो यदि कोई व्यक्ति या कोई सदस्य 3 माह तक अनुपस्थित होता है तो उसको सदस्य पद से हटा दिया जाएगा। फिर दूसरा इसके अंदर लिखा है कि जिसने शपथ न ली हो, जिसने शपथ नहीं ली हो, ऐसा कोई सदस्य जिसने शपथ नहीं लिया। शपथ का हमने देखा था समय अवधि कितना बताया था, तो 1 माह के भीतर उसको शपथ लेनी है। यदि शपथ नहीं लेता है तो उनको हटा दिया जाएगा, यानी जिस व्यक्ति ने शपथ ही नहीं ली है तो उसको तो हटा दी जाएगा। फिर उसके बाद कुछ अयोग्यता बताई गई है, 3 नंबर पे बताया गया कुछ अयोग्यता के बारे में। अयोग्यता बताई गई है कि धारा 14, धारा 21 और धारा 24 के तहत यदि किसी व्यक्ति को निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है, किन किन के माध्यम से, देखो धारा 14, धारा 21 व धारा 24 के तहत अयोग्यता के तहत निर्योग्य व्यक्ति। अब बात करते हैं धारा 14 में क्या लिखा था। आशा करता हूं तो आपको याद ही होगा क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से याद किए थे इन तीनों धाराओं को भी। धारा 14 में लिखा था यदि किसी व्यक्ति के जो नामावली में नाम जुड़वाना है और उस नामावली में नाम जुड़वाने के लिए उसकी क्या योग्यताएं हैं या क्या निर्योग्यताएं हैं।
नामावली में नाम जुड़वाने के लिए जो निर्योग्यताएं हैं वो किसमें, धारा 14 में। तो यदि कोई व्यक्ति धारा 14 के तहत कोई यदि व्यक्ति निर्योग्य घोषित हो गया, मतलब उसका नाम नामावली में ही नहीं है, तो वो यदि उसका नाम नामावली में नहीं है मतलब उस वार्ड का निवासी नहीं है, और उस वार्ड का निवासी नहीं है तो वहां का सदस्य भी नहीं बन सकता। ये तो हमने देखा ही था। फिर बात करते हैं धारा 21 में। तो धारा 21 में सदस्यों के लिए नियोग्यताएं बताई गई थी, कुछ सदस्यों की योग्यताएं बताई गई थी। यदि वो उन योग्यताओं के तहत या इन योग्यताओं में यदि वो अनुपालना नहीं करता है तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। धारा 24 सदस्य बनने हेतु साधारण निर्योग्यताएं, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसका टाइटल है सदस्य बनने के लिए साधारण निर्योग्यताएं। यानी उन इसमें जो वर्णित जो योग्यताएं हैं उसके तहत यदि कोई व्यक्ति निर्योग्य घोषित हो जाता है तो उसको धारा 39 के तहत हटा दिया जाएगा। तो धारा 14, धारा 21, धारा 24 के तहत व्यक्तियों को यदि हटाया गया है तो इन व्यक्तियों इनके तहत यदि कोई व्यक्ति निर्योग्य घोषित हो गया है तो उसको धारा 39 के तहत हटा दिया जाएगा। ये रिलेट करने वाली बातें हैं, अच्छी तरह से समझने वाली ये बातें हैं। किस प्रकार से हटाएगा जाएगा, तो धारा 14, धारा 21, धारा 24 के जो निर्योग्य व्यक्ति हैं उनको धारा 39 के तहत हटा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं एक और इसके अंदर लिखा गया, एक और हटाने का कारण लिखा गया। कारण में क्या बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं हो, आचरण सही नहीं हो। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, आचरण किस प्रकार से सही नहीं हो, तो ये उल्लेखित नहीं है, इसकी ये परिभाषित नहीं किया गया इस नगर पालिका अधिनियम 2009 में कि उसका आचरण किस प्रकार से सही नहीं होगा। ये आप देख लेना, याद इतना रख लेना, यदि उसका आचरण सही नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। धारा 14, धारा 21, धारा 24 के तहत यदि व्यक्ति निर्योग्य घोषित हो गया तो उसको भी हटा दिया जाएगा। शपथ ही नहीं ली है तो भी हटा दिया जाएगा। 3 माह तक अनुपस्थित है, बिना सूचना के उसने अवकाश ले रखा है तो वो क्या, उसको हटा दिया जाएगा। ये बात है धारा 39 में लिखी हुई। इसको आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इतनी ज्यादा कठिन धारा नहीं है कि याद नहीं होगी, याद हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसी में लिखा गया धारा उसको हटाए जाने की जांच के बारे में भी कुछ लिखा गया है कि जांच कौन करेगा। अब ये आचरण सही है नहीं है, उस धारा 14, 21, 24 के तहत निर्योग्य है या नहीं है, तो इस चीजों की जांच करेगा। तो हटाए जाने की जांच, हटाए जाने की जांच धारा 39 में लिखी गई है, हटाए जाने की जांच। तो ये जांच करेगा कौन, तो ये जो जांच करने वाला जो व्यक्ति है वो होगा राज्य स्तरीय सेवा का व्यक्ति, राज्य स्तरीय सेवा का अधिकारी। राज्य सेवा का कोई अधिकारी हो या राज्य स्तरीय कोई भी अधिकारी हो या RS है, चाहे कोई भी है, राज्य स्तरीय यदि कोई व्यक्ति है वो क्या करेगा, इनकी जांच करेगा, इन सदस्यों की क्या करेगा, जांच करेगा। और जब तक जांच नहीं की जाती है या जब तक जांच पूरी नहीं हुई तब तक वो व्यक्ति अपने पद पर रहेगा, और तब जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक नहीं हटाया जाएगा। ये चीज याद रख लेना। क्या लिखोगे, नोट लगा के लिखो कि जब तक जांच चल रही है तब तक वह सदस्य जिसके ऊपर जांच चल रही है अपने पद पर बना रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। ये भी आप ध्यान में रख लेना कि जब तक उस पर जांच चल रही है, क्या पता दोषी है कि नहीं है, निर्योग्य है या नहीं है, तो इस चीज की जांच करेंगे। जांच कर जब तक जांच चल रही है तब तक वो व्यक्ति उस अपने पद पर बना रहेगा। तो ये है धारा 39 के बारे में। अब देखेंगे धारा 40 के बारे में। इसको आपने याद कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 40 के बारे में। साथ साथ में लिख लिया करो। वैसे तो इसको याद करना है हमें हमारा मतलब यही है, हमें याद हो जानी चाहिए धारा में क्या लिखा गया है। धारा 37 का टाइटल क्या था, पद की शपथ। धारा 38 में अड़ना नहीं है, त्याग पत्र दे देना। त्याग पत्र नहीं दिया तो हटाया जाएगा, किसमें, धारा 39 के तहत। अब बात करेंगे धारा 40 में। इसमें बताया गया था जांच के बारे में। तो अब देखो आगे धारा 40, इसमें लिखा गया है कार्यकाल यदि पूरा हो गया उसके बाद क्या जांच होगी क्या। जैसे यदि कोई 5 साल का कार्यकाल है और इसके बीच में किसी व्यक्ति पर कोई भी
कार्यवाही हो गई है और उस कार्यवाही की जांच करनी है, क्या ये कार्यकाल पूरा होने के बाद जांच कर सकते हैं क्या? जी हाँ, जांच तो कर ही सकते हैं, जांच तो कर ही सकते हैं, बाद में करें पहले करें या इसके बाद में, इसका दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हो गया मतलब दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित हो गया, दोबारा सदस्य निर्वाचित हो गया, तो दोबारा जो इसका कार्यकाल प्रारंभ हो गया उस कार्यकाल के अंदर भी पिछले कार्यकाल की कार्रवाई की जांच की जा सकती है। वही लिखा गया है इस धारा में। धारा का टाइटल है कार्यकाल पूरा होने के बाद भी कतिपय अभिकथनों की जांच की जा सकती है। कार्यकाल पूरा होने पर भी कतिपय यानी कि कुछ अभिकथनों की जांच की जा सकती है। जांच, तो देखो जांच की जा सकती है कार्यकाल पूरा होने पर भी कतिपय अभिकथनों की जांच, ये टाइटल है किसका? तो धारा 40 का। यही लिखा गया है ओरिजिनल एक्ट में। तो इसमें जांच की जा सकती है, जी हाँ जांच की जा सकती है। यदि कोई सदस्य जिसका कार्यकाल पूरा हो गया, उसने कार्यकाल पूरा कर लिया हो और उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी जांच की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति दोबारा निर्वाचित हो गया और उसका दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हो गया हो, तो उस दूसरे कार्यकाल के भीतर भी उसके पहले कार्यकाल वाली कार्रवाई पर जांच की जा सकती है। तो ये भी इसके अंदर हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो, कार्यकाल पूरा होने पर तथा या अथवा दूसरे कार्यकाल के दौरान भी पिछले कार्यकाल की कोई कार्रवाई की या पिछले कार्यकाल से संबंधित जांच शुरू की जा सकती है। जांच शुरू की जा सकती है। उसका यदि कार्यकाल पूरा हो गया हो या उसका कोई दूसरा कार्यकाल चल रहा हो, यानी कि उसने दोबारा उसी पद पर यदि वो निर्वाचित हो गया हो, मतलब उसका दोबारा कार्यकाल प्रारंभ हो गया, तो उसके पिछले कार्यकाल की जांच अभी शुरू की जा सकती है। यही बात इसके अंदर लिखी गई है। इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या लिखा गया है कि धारा 40 में लिखा गया कार्यकाल पूरा होने के बाद भी कतिपय अभिकथनों की जांच की जा सकती है। इसको आपने लिख ही लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 41 के बारे में। धारा 41, धारा 41 में लिखा गया है, वही बात लिखी गई है, या अयोग्यता या निर्योग्यता इसके अंदर लिखा गया है। किसके लिए निर्योग्यता लिखी गई है? तो इसमें लिखा गया धारा 39 के तहत हटाए गए या धारा 39 के तहत हटाए गए व्यक्तियों की निर्योग्यता, ऐसा इसके अंदर लिखा गया। क्या लिखा गया इसमें? लिखा देखो, धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यताएं। यदि कोई सदस्य है जिसको धारा 39 के तहत हटा दिया, जिसमें हमने देखा था या तो उसने शपथ नहीं ली हो या वो 3 माह के लिए अनुपस्थित रह गया हो, धारा 14, 21, 24 में यदि वो अयोग्य घोषित हो गया हो, आचरण सही नहीं है, तो यदि ऐसे किसी कारणों से यदि उसको हटा दिया जाता है धारा 39 के तहत, तो उसके लिए क्या निर्योग्यताएं हो सकती हैं? तो उनके लिए जो निर्योग्यताएं हैं उसमें 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध होगा। चुनाव प्रतिबंध होगा। क्या रहेगा? 6 माह का चुनाव प्रतिबंध इसमें रहने वाला है। हमने ऐसी 3 धाराओं को देखा है जिनमें प्रतिबंध के बारे में चर्चा की गई है। धारा 23, धारा 35 और धारा 41। धारा 23, धारा 35 और धारा 41, इन 3 धाराओं में हमने देखा 6 वर्षों का चुनाव प्रतिबंध लिखा गया है। इन तीनों धाराओं को हमने देखो अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है
धारा 23 में तो लिखा है यानो ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध है, और यदि इसका कोई उल्लंघन करता है उसके लिए 6 वर्ष का क्या रहेगा, चुनाव प्रतिबंध रहेगा। धारा 35 में लिखा गया था यदि कोई व्यक्ति धारा 28 और धारा 29 के तहत अयोग्य घोषित होता है, मतलब धारा 28 में क्या लिखा गया था, इसमें लिखा गया था चुनाव अपराध, और धारा 29 के तहत यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण करता हुआ पाया जाता है, भ्रष्ट आचरण, यदि धारा 28 और धारा 29 के तहत यदि कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित होता है तो उनकी निर्योग्यता 35 में लिखी गई है। धारा 23 की जो अयोग्यता वो उसी में लिख दी गई है, और धारा 41 में लिखा गया धारा 14, धारा 21 और धारा 24 के तहत यदि कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित होता है तो उनके लिए जो चुनाव प्रतिबंध है वो किसमें लिखा गया है, तो धारा 41 में, मतलब धारा 41 में लिखा गया है कि धारा 39 के तहत जिन व्यक्तियों को हटाया जाएगा, और धारा 39 में इन 3 धाराओं की भी चर्चा की गई है। तो देखो चुनाव प्रतिबंध कौन कौन सी धाराओं में है, तो चुनाव प्रतिबंध है धारा 23, धारा 35 और धारा 41 में। धारा 23 का सीधा सीधा संबंध धारा 23 से ही है। धारा 35 का यदि संबंध देखेंगे तो धारा 28 और धारा 29 से है। धारा 41 का संबंध देखेंगे तो 41 से खुद से तो है ही है, यानी धारा 41 का किससे संबंध है, धारा 39 से, और धारा 39 का जो सह संबंध हम देखते हैं वो किसके साथ है, एक तो खुद के साथ, मतलब क्या, इसके अंदर 3 माह की अनुपस्थिति बताई गई है, शपथ भी नहीं ली है, आचरण सही नहीं ली है, और इसके साथ 3 धाराओं को और मेंशन किया गया है, धारा 14, धारा 21 और धारा 24। इन तीनों धाराओं के तहत यदि कोई व्यक्ति नियोग्य होता है तो उनको धारा 39 के तहत हटा दिया जाएगा, और 39 के तहत हटाए गए व्यक्तियों पर जो नियोग्यताएं घोषित होती हैं वो 41 में लिखी गई है। कंफ्यूज मत हो जाना, समझते हुए चलना। दोबारा देख लो, धारा 23 में लिखा गया है कि यानो ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध रहेगा, और उसका यदि उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए क्या रहेगा, 6 माह का चुनाव प्रतिबंध रहेगा, और 2000 रुपए जुर्माना भी लिखा गया है। 2000 रुपए का जुर्माना किसमें लिखा गया, धारा 23 में लिखा गया है। और धारा 35 में भी 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध लिखा गया है, और वो जो चुनाव प्रतिबंध है 2 धाराओं से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति धारा 28 या धारा 29 के तहत अयोग्य घोषित होता है तो उसकी जो नियोग्यताएं है वो धारा 35 में लिखी गई, मतलब जो 6 वर्ष का जो चुनाव प्रतिबंध धारा 35 के तहत लगेगा। धारा 41 में लिखा गया, धारा 39 को संबंध में लेकर के, धारा 39 को मेंशन करके लिखा गया है कि धारा 39 के तहत यदि किन्हीं व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो उनके लिए जो अयोग्यताएं हैं उनके लिए 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध है। और धारा 39 में इन 3 धाराओं की भी चर्चा है, तो ये भी आपको साथ साथ में मेंशन करते हुए पढ़ना है। कंफ्यूज नहीं हो जाना, इनमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। यदि कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही सही याद रखोगे, लिख लिख के याद करोगे तो ये चीजें सारी आपको याद रहेंगी, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। हमने बात की थी कि ये जो नगर पालिका एक्ट और इसके साथ में जो कुछ योजनाएं दी गई है उनके तहत 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन इस नगर पालिका अधिनियम और इस योजनाओं से आएंगे। उनमें से हम बात करें तो कम से कम 35 क्वेश्चन हम यहाँ पे हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कवर करने वाले हैं। अच्छी तरह से आप याद रखोगे तो ये 35 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ से सही होंगे, और जिसके 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ से सही हैं और कम से कम 75 या 80%, यदि कोई व्यक्ति यहाँ से यानी कि 80% टोटल आएंगे। ये जो 80% जीके के आने वाले हैं उसमें यदि कोई व्यक्ति 70 प्लस नंबर यदि सिक्योर कर जाता है उसका सिलेक्शन श्योर है, उसका सिलेक्शन तो बिल्कुल श्योर है। लगभग मेरिट यही रहेगी 100 प्लस तो रहने वाली है मेरिट, ये तो आप ध्यान में रख लेना। 100 प्लस तो मेरिट रहेगी, जिसका ये यहाँ से 35 प्लस और यहाँ से 70 प्लस का आंकड़ा जो छू जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। यह भी बात ध्यान में रख लेना। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी जो सेक्शन अलग अलग जो बांटे गए हैं उनको अच्छी तरह से आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आप बात की हमने धारा 41 के बारे में। अब देखते हैं धारा 42 के बारे में। अब देखते हैं धारा 42। धारा 42 छोटी सी धारा, ज्यादा कोई बड़ी नहीं है। इसमें इतना लिखा गया है कि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के सदस्य के साथ साथ नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता।
ये आप ध्यान में रख लेना। क्या लिखा गया इसमें? लिखा गया है कि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल, हमारे राजस्थान में केवल विधानसभा है, यानी कि विधानसभा का कोई सदस्य, राज्य विधानमंडल एवं संसद का सदस्य। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों है, तो राज्य संसद का सदस्य, संसद के साथ में से लिखो, संसद के साथ साथ नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता। नगर पालिका का या नगर पालिका में सदस्य नहीं रह सकता। ये बात लिखी गई है धारा 42 में। मतलब देखो आप ऐसे याद करो, 4-2 मतलब फोटो कि दोनों अलग अलग, दोनों जगह पर एक साथ फोटो नहीं खिंचवानी, अलग अलग जगह पर काम करना है। एक बार में सिर्फ एक ही जगह आप फोटो खिंचवा सकते हो, दो जगह पर फोटो नहीं खिंचवा सकते, आप फोटो नहीं कर सकते, दोनों जगह पर आप फोटो नहीं ले सकते। कैसे नहीं लग सकते? या तो आप एमएलए हो तो आप एमएलए रहोगे, नगर पालिका में आप पदेन सदस्य जरूर बन सकते हो, लेकिन रहोगे तो क्या एमएलए। ऐसा नहीं है कि आपने नगर पालिका में निर्वाचन में भाग ले लिया हो और वहां पे आप सदस्य बन गए हो, ऐसा नहीं कर सकते आप एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे लोकसभा के सदस्य हो, चाहे आप किसके सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य। तो यदि इसमें इसके अंदर अभी आप एमपी हो तो आप नगर पालिका में पदेन सदस्य तो रह सकते हो, क्योंकि आप क्या हो, आप उसी वक्त, इस पदेन सदस्य का मतलब यही है कि आप एमपी ही हो। यदि आप एमपी हो या एमएलए हो या आप सांसद हो, चाहे आप विधानसभा के अध्यक्ष के सदस्य हो, तो देखो, या आप विधायक हो या सांसद हो, तो आप विधायक और सांसद ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप नगर पालिका में या पार्षद बन जाओ जाके, ऐसा आप नहीं कर सकते। यदि आप दोनों रहोगे तो या तो दोनों की सदस्यता चली जाएगी या इनमें से एक की सदस्यता चली जाएगी। यदि इनमें दोनों में आपने एक का त्याग पत्र दिया तो एक की जाएगी, वरना दोनों की आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यह आप ध्यान में रख लेना। तो आप एमएलए और एमपी रहो तो आप नगर पालिका में सदस्य नहीं बन सकते, निर्वाचित सदस्य नहीं बन सकते। पदेन तो आप ही जोगे, वो तो आप होगी, वो तो अपने इसी एमएलए पद पर रहते हुए ही हो जाओगे। लेकिन यदि आप सदस्य बनना चाहते हो तो आपको निर्वाचन में भाग लेना पड़ेगा, और यदि आप निर्वाचन में भाग लेते हो तो आप एमएलए एमपी नहीं रहोगे। या आप ऐसे भी हो सकता है, आप इस ए नगर पालिका में कोई सदस्य हो, इसमें कोई भी आप सदस्य हो, उसके बाद आपने एमएलए का चुनाव लड़ लिया और आप एमएलए बन गए। अब आप देखते हो मैं नगर पालिका का भी सदस्य बना रहा हूं और एमएलए भी बना रहा हूं, ऐसा भी संभव नहीं है। या तो यदि उसमें एमएलए बनना है तो पहले यहां से आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, मतलब आपको अड़ना तो नहीं है। धारा 38 के तहत यहाँ पे त्याग पत्र दे के जाना है। आशा करता हूं समझ में आई होगी बात। अब देखते हैं धारा अगली कौन सी धारा, 43 नंबर की धारा। तो धारा 42 तक हमने अच्छी तरह से देख ली है, धारा 43 को देखने वाले हैं, बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में। तो धारा 43, धारा 43 में लिखा गया है कि प्रत्येक नगर पालिका का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। प्रत्येक नगर पालिका का एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होगा। यह बात लिखी गई है धारा 43 में कि प्रत्येक नगर पालिका का एक अध्यक्ष हो सकता है और एक क्या हो सकता है, उपाध्यक्ष होगा। अब इनके नाम के बारे में बात आती है कि इनका नाम क्या होगा। देखो, तो नगर पालिका में जो होगा तो वो कौन होगा, नगर पालिका। नगर पालिका तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नगर पालिका का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। बात करें नगर निगम में, नगर निगम में क्या होता है, नगर निगम का जो होता सबसे ऊपर जो होता है वो होता है महापौर। क्या होता है, महापौर, या हम कहते हैं मेयर, मेयर साहब। तो वो मेयर साहब किसके होते हैं, नगर निगम के। फिर बात करते हैं कि नगर परिषद का कौन होगा, तो नगर परिषद का, तो नगर परिषद का होता है सभापति।
कौन होता है? सभापति होता है नगर परिषद का। नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर निगम का कौन होगा? महापौर या मेयर जिसे कहते हैं। नगर परिषद का कौन होगा? सभापति होगा। इन तीनों की स्थापना कब होती है, कैसे होती है? तो हमने धारा 5 के बारे में देखा था, धारा 5। और धारा 5 में लिखा था नगर पालिका की स्थापना, नगर पालिका की स्थापना। और स्थापना में हमने देखा था जो संक्रमणशील क्षेत्र है उनको क्या बनाया जाएगा? नगर पालिका। लघुतर नगरीय निकायों को नगर निगम और बृहत्तर नगरीय निकायों को क्या क्या घोषित कर दिया जाएगा? नगर परिषद घोषित किया जाएगा। यह भी हमने बात कर ली थी। तो धारा 40 तक हमने देखी है, बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। देखो शेयर करोगे हमारा मोटिवेशन बनता रहेगा, तो धीरे धीरे हम आपके लिए और बेहतर क्लासें लेके आते रहेंगे। हमारा मोटिवेशन यदि बनता रहा तो आपके शेयर से ही हमारा मोटिवेशन बनने वाला। सपोर्ट कीजिए द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली जो क्लासें हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।